Hello students, my name is Sonia Rathi and welcome to the YouTube channel Camo Hub by Sonia। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम जो है एडुकार्ड के सैम्पल पेपर्स कर रहे हैं जो कि टर्म 1 के जो 12th के बोर्ड एग्जाम्स होने हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। उसमें जो सेक्शन ए है मैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। अगर आपने वो अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक डाल दूंगी, जहाँ से जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, फर्दर हम कंटिन्यू करते हैं सेक्शन बी को। तो देखिए स्टूडेंट्स, सेक्शन बी में क्या है, बेसिकली आपको पता ही है कि 24 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे और उसमें से आपको जो है कोई भी 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और अगर आप कोई भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन मार्क नहीं करते हैं तो फर्स्ट 20 ही कंसिडर किए जाएंगे इवेल्युएशन के लिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिलहाल हम क्वेश्चन पे आते हैं। हाउ मच इथाइल एल्कोहल must be added to 1 liter of water so that solution freeze at -14 डिग्री सेल्सियस। KF की वैल्यू दे रखी है वाटर के लिए और आपसे पूछा है कि कितना इथाइल अल्कोहल ऐड करना चाहिए 1 लीटर ऑफ वाटर में ताकि जो सोल्यूशन है वो -14 डिग्री सेल्सियस पर फ्रीज हो जाए। देखिए बेटा, कुछ तो क्या होता है कि कुछ जो है आपको ऑप्शन देख के समझ आ जाता है। देखो यहाँ पे मोल्स में दे रखे हैं आंसर, 7.5 मोल, 8.5 मोल्स। इट मीन्स यहाँ पर आपको जो निकालने हैं वो निकालने हैं नंबर ऑफ मोल्स। तो देखिए अब कैसे निकलेंगे। आप लोगों को पता है फॉर्मूला क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम। अब देखिए इस फॉर्मूले में डेल्टा टी एफ क्या होता है, दिस इज चेंज इन फ्रीजिंग पॉइंट। एम जो है दैट इज मोलैलिटी एंड के एफ जो है दैट इज मोलल फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कांस्टेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, ये फॉर्मूला आपको याद होगा। अब बात है यहाँ पर हमें निकालनी है नंबर ऑफ मोल्स की वैल्यू। अब देखिए डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ। के एफ की वैल्यू दे रखी है, कितनी दे रखी है 1.86। डेल्टा टी एफ की फ्रीजिंग पॉइंट उन्होंने कितना कहा कि -14 डिग्री सेल्सियस हो जाना चाहिए। माइनस हम नहीं लेंगे क्योंकि ऑलरेडी फ्रीजिंग पॉइंट है और फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा माइनस में होता है। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी हुई हमारी 14 हो गई। अब आपको पता है मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वेट ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। अब देखिए यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स हैं सॉल्यूट के जो हमें निकालने हैं और ये क्या दे रखा है 1000 और इसको क्या कर देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने निकल जाएंगे 7.5 मोल। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो गया, इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ए, दैट इज 7.5 मोल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 27 इज which reagents are required for one step conversion of chlorobenzene to toluene। तो अब देखिए कौन से रिएजेंट रिक्वायर होते हैं अगर हमें क्लोरोबेंजीन को टॉलिन में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स आपको पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन क्या होता है। दिस इज क्लोरोबेंजीन, बेंजीन के ऊपर जो है क्लोरीन लगा दिया, वो क्या है हमारा क्लोरोबेंजीन, और हमने इसको कन्वर्ट करना है टॉलिन में। तो यहाँ पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन होती है स्टूडेंट्स, जो है हमारी वुड्स फिटिग रिएक्शन। तो इसमें क्या किया हमने, सोडियम मेटल के साथ रिएक्शन किया और एक एल्काइल हैलाइड ले लिया, वो भी CH3Cl। तो इसमें क्या हो जाता है, बेसिकली यहाँ से NaCl जो है वो बाहर हो जाता है और ये जो CH3 है ये हमारा यहाँ लग जाता है। सो क्या बन जाता है टॉलिन। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वुड्स फिटिग रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ऑन पार्शियल हाइड्रोलिसिस HCF6 गिव्स। तो स्टूडेंट ये रिएक्शन है आपने पी ब्लॉक एलिमेंट्स में, डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में की हैं। तो इसमें बेसिकली क्या है कि जब HCF6 की जब हम पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं, देखो कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं सॉरी, आपको याद होगा तो प्रोडक्ट क्या बनता है HCO3 प्लस यहाँ पर 6HF बनते हैं। लेकिन यहाँ पूछा गया है अगर पार्शियल हाइड्रोलिसिस करते हैं तो क्या बनता है। तो पार्शियल हाइड्रोलिसिस करने पर बनता है HCO2F2 प्लस 4HF। इट मीन्स ऑप्शन नंबर जो डी है दिस इज द करेक्ट आंसर।
देखिए SeF6 वाटर के साथ किया, पहले XeOF4 बना, फिर सॉरी फिर से फर्दर वाटर के साथ क्या बन गया, XeO2F2, और कंप्लीट हाइड्रोलिसिस होती तो XeO3 + 6HF। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट सुक्रोज। सुक्रोज का फॉर्मूला आप सभी को पता है क्या होता है, C12H22O11। तो अब पूछा गया है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट सुक्रोज के लिए करेक्ट है। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन है इट कैन रिड्यूस टॉलस रिएजेंट हाउएवर इट कैन नॉट रिड्यूस फेलिंग्स रिएजेंट। दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग, क्योंकि दोनों को कर सकता है। नेक्स्ट है इट अंडरगोज म्यूटर रोटेशन लाइक ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, तो आपको पता है कि ये नहीं करता। नेक्स्ट है इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। यस स्टूडेंट, दिस आंसर इज करेक्ट आंसर। और डी इज लिवर रोटेटरी इन नेचर, नो, डेक्स्ट्रो होता है। ठीक है, अब देखिए इसमें बात है कि इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस, ठीक कैसे है। सुक्रोज डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, और जब इसकी हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये डेक्स्ट्रो रोटेटरी ग्लूकोज और लेवो रोटेटरी फ्रक्टोज दोनों देता है, जिसकी वजह से जो साइन ऑफ रोटेशन है वो चेंज हो जाते हैं, डेक्स्ट्रो भी होता है और लेवो भी होता है, और इससे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम बोलते हैं इन्वर्ट शुगर। क्लियर है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इट अंडरगोज इन्वर्जन इन द कॉन्फ़िगरेशन ऑन हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, phenol does not undergo nucleophilic substitution reaction easily due to, ये आप सभी को बहुत अच्छे से पता होगा, क्योंकि फिनोल जो है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं देता, क्योंकि इसमें जो है पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है COH बॉन्ड में। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ऐसा क्यों होता है, ड्यू टू द रेजोनेंस। अब आप यहाँ पर देखोगे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर जो है फिनोल के, ये देखो इस तरह से होते हैं। तो आप यहाँ पर देखोगे जो ये COH बॉन्ड है, यहाँ पर क्या आ गया, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ गया, जिसकी वजह से ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देगा, क्योंकि इस बॉन्ड को अब ब्रेक करना क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। सो विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट आयोनाइजेशन एंथैल्पी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ऑक्सीजन, सल्फर। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टूडेंट ए, नाइट्रोजन। क्यों है ऐसा, क्योंकि जो आयनाइजेशन एनर्जी है हाई होती है नाइट्रोजन की, इट इज़ बिकॉज ऑफ द स्मॉलेस्ट साइज इन द ग्रुप एंड कंप्लीटली हाफ फिल्ड पी सबशेल। इसका जो पी सबशेल होता है वो कंप्लीटली हाफ फिल्ड होता है। देखो अगर आपको वैसे ही पता हो, अगर कंसेप्ट आपको याद है, तो आपको पता है कि जैसे जैसे हम अक्रॉस द ग्रुप जाते हैं तो वैसे वैसे आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज होती है। लेकिन ग्रुप 15 एलिमेंट्स की आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ग्रुप 16 के एलिमेंट से, ड्यू टू हाफ फिल्ड स्टेबल कन्फिग्रेशन। सो अगर ऑप्शन ए और सी में आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा आपको पता है कि जो ग्रुप 15 एलिमेंट्स हैं उनकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है हाफ फिल्ड कन्फिग्रेशन की वजह से। और ये कंसेप्ट मैंने आपको अपनी वीडियोस में बता रखा है। अगर आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की वीडियोस देखोगे, जिसे मैंने रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस करा रखे हैं, तो वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि किस तरह से ये चीज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, मेटल M आयन फॉर्म अ CCP स्ट्रक्चर, ऑक्साइड आयन ऑक्यूपाई 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल एंड 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल मोइड्स। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ ऑक्साइड। इस टाइप के क्वेश्चंस भी स्टूडेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला से रिलेटेड। अब देखिए इसका जो आंसर है वो करेक्ट आंसर है डी, M2O3। अब देखते हैं कैसे। हमने मान लिया कि नंबर ऑफ आयन जो है हमारे मेटल के कितने हैं, वो हमने सपोज कर लिए x हैं। तो हमेशा आपको याद रखना है स्टूडेंट्स कि नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स डबल होते हैं हमारे नंबर ऑफ आयंस के, और नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स हमारे नंबर ऑफ आयंस के इक्वल होते हैं। तो जब नंबर ऑफ आयंस x हैं तो नंबर ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, 2x। नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कितने हो जाएंगे, x। तो नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस जो हैं वो क्या होंगे, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस निकालने का क्या फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। सो नंबर ऑफ ऑक्साइड्स को हम, नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस हमें निकालने होते हैं, वो कैसे निकालते हैं, 1/2 ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। अब देखो ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कितने हैं, x, प्लस 1/2 ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स। टेट्राहेड्रल वॉइड्स यहाँ पर कितने हैं, 2x हैं। तो यहाँ से अगर आप सॉल्व करोगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ से आपकी वैल्यू आ जाएगी
3/2x। ठीक है, यहाँ तक आप सॉल्व कर लोगे। इसके बाद है कि ऑक्साइड का फॉर्मूला फिर क्या हो जाएगा। अब देखिए, मेटल तो हमें पता है कि इसके x हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का हमें पता लग गया, ऑक्सीजन के कितने हैं, 3/2। तो अब यहां से जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे स्टूडेंट्स, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी M2O3। तो फॉर्मूला क्या हो गया कंपाउंड का, M2O3। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। अब यहाँ जस्ट बता रखा है कि ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, देयर आर अनऑक्यूपाइड एम्प्टी स्पेसेस प्रेजेंट इन सब्सटेंसेस हैविंग एन ऑक्टाहेड्रल क्रिस्टल सिस्टम। जबकि जो टेट्राहेड्रल वॉइड्स क्या होते हैं, दे आर द वैकेंट स्पेसेस प्रेजेंट इन टेट्राहेड्रल अरेंजमेंट। ये आपको पता होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिएक्शन ऑफ टोलीन विद Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ FeCl3 गिव्स X। और उसी टोलीन की जब हम रिएक्शन कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, क्लोरीन के साथ ही इन प्रेजेंस ऑफ लाइट, तो Y मिलता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है स्टूडेंट्स, बिल्कुल बेसिक है ये। तो X और Y अब यहाँ पर क्या होंगे, तो चलिए देखिए स्टूडेंट्स, रिएक्शन देखते हैं हम। देखिए, जब ये टोल्यूइन है, सभी को पता है कि बेंजीन के ऊपर CH3 लगा देते हैं तो वो क्या हो जाता है, टोलीन हो जाता है। अब टोलीन की एक तो हमने रिएक्शन Cl2 के साथ रिएक्शन करी है, एक केस में हमने ले लिया FeCl3 के साथ, और बी केस हमने ले लिया लाइट के साथ। तो जब FeCl3 के साथ रिएक्शन करी, आप लोगों को पता है जो हमारा टोलीन है वो किस तरह का ग्रुप है, ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। तो यहाँ पर हमें मेजर अमाउंट में क्या मिल जाता है, हमें मिल जाता है पैरा क्लोरोटोलीन। सो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है, दिस इज पैरा क्लोरोटोलीन, और यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पर जब लग गया तो दिस इज ऑर्थो क्लोरोटोलीन। तो ये तो बात हुई जब FeCl3 के साथ रिएक्शन होती है। अगर हम लाइट के साथ रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन स्टूडेंट्स, आप इसको याद रखिएगा। लाइट के साथ रिएक्शन करने पर हमें मिलता है ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन की फॉर्मेशन होती है। तो चलिए स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। यस, तो सी ऑप्शन करेक्ट है। ऑर्थो एंड पैरा क्लोरोटोलीन हमारा X है, और Y क्या है, ट्राइक्लोरोमिथाइल बेंजीन। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। इक्वेशन मैंने आपको बता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ओजोन इज अ डैश मॉलिक्यूल। आप सभी को पता है कि जो ओजोन है उसकी शेप कैसी होती है, एंगुलर होती है। अगर आपने बार बार प्रैक्टिस किए होंगे केमिकल बॉन्डिंग के क्वेश्चंस, तो अब तक जहाँ तक मुझे है याद हो गया होगा कि जो ओजोन होती है उसकी जो शेप होती है वो कैसी होती है, एंगुलर होती है। एंड द 2 OO बॉन्ड लेंथ्स इन ओजोन आर। तो स्टूडेंट्स ये ध्यान रखिएगा कि दोनों की दोनों बॉन्ड लेंथ जो है ओजोन में वो इक्वल होती हैं, और वो होती हैं 128 पिकोमीटर के इक्वल। तो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट आंसर है डी, एंगुलर और 128 एंड 128। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, water retention or puffiness due to high salt intake occurs due to। अब जो पफिनेस होती है वाटर की, या वाटर रिटेंशन की जो प्रॉपर्टी होती है सॉल्ट में, वो किस वजह से होती है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, ऑस्मोसिस। तो बेसिकली ऑस्मोसिस क्या है, इट इज अ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बाय विच अ मॉलिक्यूल ऑफ सॉल्वेंट टेंड टू पास थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन from less concentrated solution into a more concentrated one। चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 36th क्वेश्चन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। इन द फॉलोइंग रिएक्शन आइडेंटिफाई A एंड B। ग्लूकोज की रिएक्शन करी है, एक बार एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ और एक बार करिए कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड के साथ। तो स्टूडेंट्स देखिए, इसमें आपको कंसेप्ट ध्यान होना चाहिए। सीधी सीधी रिएक्शन क्या है कि जब हम ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स, तो हमें मिलता है ग्लूकोज पेंटा एसीटेट। अभी रिएक्शन में आपको बताऊंगी। तो जब पेंटा एसीटेट की फॉर्मेशन होती है ना, तो उससे ये कंफर्म हो जाता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में जो है ना 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स। तो इस तरह से यहाँ से भी MCQ बनाया जा सकता है कि कौन सी ऐसी रिएक्शन है ग्लूकोज की जिससे ये कंफर्म होता है कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में 5 OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं। तो वो कौन सी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ग्लूकोज विद एसिटिक एनहाइड्राइड।
इसके अलावा जब हम ऑक्सीडेशन करते हैं ग्लूकोज की विथ नाइट्रिक एसिड तो हमें मिलता है सैकरिक एसिड। तो सैकरिक एसिड बेसिकली क्या इंडिकेट करता है? इट इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप इन ग्लूकोज की जो एक OH ग्रुप है वो प्राइमरी एल्कोहलिक ग्रुप्स हैं जो ग्लूकोज के अंदर प्रेजेंट हैं। अब देखिए रिएक्शन देख लेते हैं स्टूडेंट्स। देखिए यहाँ पर क्या किया, ग्लूकोज की रिएक्शन कराई, नाइट्रिक एसिड के साथ करानी थी, इसे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, यहाँ पर HNO3 है, ठीक है। तो यहाँ पर जब हमने रिएक्शन कराई तो देखो ये जो ग्रुप्स हैं CHO और CH2OH दोनों के दोनों किस में कन्वर्ट हो गए? COOH में कन्वर्ट हो गए। तो सैकरिक एसिड ने क्या कंफर्म कर दिया कि यहाँ पर प्राइमरी OH ग्रुप प्रेजेंट है। नेक्स्ट रिएक्शन करी स्टूडेंट्स ग्लूकोज की एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ, तो यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर ग्लूकोज का पेंटा एसीटेट फॉर्म हो गया। ये देखिए आप स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये पेंटा एसीटेट ने क्या किया, यहाँ से कंफर्म कर दिया कि इसके अंदर 5 OH ग्रुप्स प्रेजेंट हैं। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया स्टूडेंट्स? द करेक्ट आंसर इज डी। देखो दोनों पेंटा एसीटेट, तो देखो ऑप्शन नंबर C में भी दे रखा है, यहां भी दे रखा है, लेकिन आपको मेन किससे कंफर्म हो जाएगा कि दोनों के दोनों यहां पर क्या है? COOH ग्रुप है। क्लियर है स्टूडेंट्स? इट मीन सैकरिक एसिड की यहां पर फॉर्मेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स। इन लेक टेस्ट फॉर Al3 पॉजिटिव आयन देयर इज फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड फ्लोटिंग लेक। आपको पता है कि कलर्ड फ्लोटिंग लेक टेस्ट जिसको हम बोलते हैं उसमें फॉर्म होता है, तो ऐसा क्यों होता है? आप सभी को पता है ये एड्जॉर्प्शन होता है। एक तरह से एड्जॉर्प्शन क्या होता है? जो सरफेस पर ही हमारे पार्टिकल्स एड्जॉर्ब हो जाते हैं, दैट इज एड्जॉर्प्शन। तो इसका रीजन है एड्जॉर्प्शन ऑफ लिटमस बाय AlOH3 एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का एड्जॉर्प्शन हो जाता है लिटमस के द्वारा, ठीक है, ड्यू टू एड्जॉर्प्शन। एड्जॉर्प्शन क्या है? सरफेस फिनोमिनन इन विच पार्टिकल्स आर अटैच्ड टू अ टॉप लेयर ऑफ मटेरियल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a unit cell of NaCl has 4 formolar units. Its edge length is 0.50 nanometer. Calculate the density if molar mass of NaCl is 58.5 ग्राम पर मोल। तो अब देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। इस टाइप के न्यूमेरिकल, इसमें सीधा सीधा फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए डेंसिटी निकालने का, दैट इज Z इंटू एम डिवाइडेड बाई A क्यूब इंटू Na। यहाँ पर बेसिकली क्या है? एवोगेड्रो नंबर है, A क्यूब हमारी वॉल्यूम है, Z नंबर ऑफ एटम्स है और M जो है मास है। तो डेंसिटी देखिए, नंबर ऑफ एटम्स 4 होंगे इस केस में, क्योंकि यहाँ पर क्या दे रखा है, जो NaCl का स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है? FCC स्ट्रक्चर होता है, तो नंबर ऑफ एटम्स होते हैं 4। मास गिवन है 58.5, एज लेंथ हमें गिवन है 0.5 नैनोमीटर, हमें सेंटीमीटर में कन्वर्ट करनी है तो इंटू 10⁻⁻7 कर देंगे, तो यहाँ से वॉल्यूम निकल आएगा, इंटू 6.023 इंटू 10⁻23, ये हमारा होता है एवोगेड्रो नंबर। तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स तो वैल्यू आ जाएगी 3.1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो स्टूडेंट्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली अरेंज्ड ऑन द बेसिस ऑफ द प्रॉपर्टीज इंडिकेटेड। इनमें से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है स्टूडेंट्स, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए जो करेक्ट आंसर है, इनको आप हर एक की रीजनिंग अगर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल पर कैमो हब बाय सोनिया पे P ब्लॉक एलिमेंट्स की प्लेलिस्ट है। आप 12th क्लास की प्लेलिस्ट में अगर जाके चेक करोगे तो वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो कि किस तरह से हम एसिडिक स्ट्रेंथ, ऑक्सीडेशन स्टेट, बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, इन सब की जो है हम ऑर्डर्स निकालते हैं। तो फिलहाल हम यहाँ पर देखते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वो है D। D इज द करेक्ट आंसर। सो दिस इज इंक्रीजिंग बॉन्ड एंगल, जो कि करेक्ट ऑर्डर है। अगर हम बात करें A ऑप्शन की तो इंक्रीजिंग डिसोसिएशन एंथैल्पी, ये इनकरेक्ट ऑर्डर है। इसका करेक्ट ऑर्डर होगा Cl2 की सबसे ज़्यादा, देन ब्रोमीन, देन फ्लोरीन एंड देन आयोडीन। नेक्स्ट जो दे रखी है B ऑप्शन में इंक्रीजिंग एसिडिक स्ट्रेंथ दे रखी है, तो ये भी ऑप्शन जो दे रखी है सीक्वेंस गलत दे रखी है। करेक्ट ऑर्डर क्या होगा? टेल्यूरियम की, देन सेलेनियम की, देन सल्फर एंड देन
ऑक्सीजन डिक्रीजिंग ऑर्डर, इस तरह से मैंने बोल दिया, इंक्रीजिंग ऑर्डर में टेल्यूरियम की सबसे ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट जो हमारा ऑर्डर दे रखा है वो भी गलत दे रखा है, तो वहाँ पर भी क्या हो जाएगा, NH3 की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती है, N2O की +1 होती है, NH2OH की -1 होती है और N2O5 की ऑक्सीडेशन स्टेट +5 होती है। और ये किस तरह से है डिटेल में अगर आप जानना चाहते हैं तो आप पी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो मेरी प्लेलिस्ट है 12th क्लास की, उसमें जाकर आप देख सकते हैं। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, what would be the reactant and reagent used to obtain 2,4-dimethyl pentane 3-ol। तो सबसे पहले तो आपको जो भी प्रोडक्ट आपसे पूछे हमेशा आपको क्या करना है, आपको उसका स्ट्रक्चर बना के देखना है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारा 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol का। फिर आपको सोचना है कि ये किस तरह से हम बना सकते हैं, मेथड ऑफ प्रिपरेशन कौन कौन से हमने यूज़ किए थे या केमिकल रिएक्शंस हमने कौन कौन सी यूज़ की थी, वो सारे कंसेप्ट आपको दिमाग में एक बार याद होने चाहिए, उसे रिवाइज करके आप इजीली जो है रिएक्शन को कर सकते हो। तो बेसिकली देखो यहाँ पर अगर आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाली रिएक्शंस लगेंगी। अब वो हम देखते हैं किस तरह से होगी। तो देखिए यहाँ पर इसका करेक्ट आंसर है डी, 2-मिथाइल प्रोपेनल एंड आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड। रिएक्शन देखते हैं हम कैसे होगी। अब देखिए 2-मिथाइल प्रोपेनल क्या होता है, ये स्ट्रक्चर हो गया हमारा 2-मिथाइल प्रोपेनल का। नेक्स्ट है आइसोप्रोपाइल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये हो गया। तो देखो हमें दोनों ग्रुप मिलने के आसार लग रहे हैं। देखो ये वाला जो ग्रुप है ये हमें इससे मिल रहा है, और अगर हम बात करें इस ग्रुप की तो वो हमें यहाँ से मिलता हुआ नज़र आ रहा है। तो स्टूडेंट्स कई बार जो है आपको अगर स्ट्रक्चर पता है, फाइनल प्रोडक्ट पता है, तो आप ऑप्शन से भी जो है आंसर को करेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर क्या किया, यहाँ इन्होंने लिया रिएक्शन कराई, तो यहाँ पर क्या हो गया आपको पता है, आर जो होता है हमारा यहाँ पर जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इकलौता ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें एल्काइल चेंज होती है, उसके ऊपर नेगेटिव आता है, और MgX के ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर जो है अब जो MgX है, जो नेगेटिवली चार्ज, जो पॉजिटिवली चार्ज है, वो कहाँ पर जाकर अटैच हो जाएगा चेन के, वो यहाँ ऑक्सीजन के साथ अटैच्ड हो जाएगा, और बाकी का जो हमारा ग्रुप है वो इस तरह से अटैच हो जाएगा। अब यहाँ से फिर क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल डाला, MgI के पास आ गया OH और यहाँ क्या आ गया H। तो इस तरह से 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol की रिएक्शन हो जाएगी, या प्रोडक्ट हमारा बन जाएगा 2,4-डाइमिथाइल पेंटेन 3-ol। सो इसमें थोड़ा बता रखा है कि अबव रिएक्शन में जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट टू द कार्बोक्सिलिक ग्रुप टू फॉर्म एडक्ट, एंड हाइड्रोलिसिस ऑफ द एडक्ट यील्ड्स एन अल्कोहल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स 41, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल व्हेन रिएक्टेड विद PCl3 गिव्स द प्रोडक्ट एज। अब देखिए ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल, तो ये क्या रिएक्शन दे रखी है इसकी, PCl3 के साथ जब ये रिएक्ट करता है। तो यहाँ देखिए स्टूडेंट्स, जब हम रिएक्शन करते हैं ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजाइल अल्कोहल की, ये यहाँ पर स्टूडेंट्स गलत ले लिया है, यहाँ पर बेंजाइल अल्कोहल, यहाँ पर CH2OH आएगा, करेक्ट कर लीजिएगा स्टूडेंट, दिस इज नॉट CH2Cl, दिस इज CH2OH। तो जब हमने इसकी रिएक्शन करी PCl3 के साथ, यहाँ पे PCl5 लिख दिया, दिस इज PCl3, तो जब रिएक्शन की तो यहाँ पर क्या होता है कि इस वाली बॉन्ड का जो है ब्रेकडाउन नहीं होता, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डायरेक्टली इस वाले OH पर नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये जो OH ग्रुप है रेजोनेंस में इन्वॉल्व होता है, जिसकी वजह से यहाँ पर डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है। दैट्स वाई जो सब्स्टिट्यूशन है वो कहाँ पर होती है, हमारे इस वाले OH ग्रुप पर, जिससे CH2Cl बन जाता है CH2OH की तरह की जगह। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर बी, 2-क्लोरोमिथाइल फिनोल इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है, अच्छा ये दे भी रखा है यहाँ पर, द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विल नॉट अकर ऑन OH ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू बेंजीन as its lone pair is involved in resonance, the substitution becomes difficult at this position।
नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अमोनिया इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस अमंग ग्रुप 15 हाइड्राइड। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है स्टूडेंट्स, तो इसका आंसर है ए। अब देखिए कैसे है ऐसा, अमोनिया वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है और स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है अमंग ग्रुप 15 हाइड्राइड्स, क्योंकि रिड्यूसिंग कैरेक्टर जो है हाइड्राइड्स का वो इंक्रीज होता है डाउन द ग्रुप ड्यू टू डिक्रीज इन बोन डिसोसिएशन एनर्जी। मैं बता चुकी हूँ ये सारे ट्रेंड्स आपको करने हैं, तो आप मेरे चैनल कैमो हब बाय सोनिया पर ही विजिट कीजिए, उसमें जाके आप देख सकते हैं किस तरह से कंसेप्ट अप्लाई होता है। अब अमोनिया जो है वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट तो है, दिस इज बिकॉज द साइज ऑफ नाइट्रोजन इज स्मॉल एज कंपेयर टू अदर ग्रुप 15 एलिमेंट, जिसकी वजह से जो बॉन्ड होती है नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में वो क्या हो जाती है, बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, हैंस इट डज नॉट लूज हाइड्रोजन इजिली। अब बात है ये स्ट्रॉन्गेस्ट बेस भी होता है अमंग ग्रुप 15 हाइड्राइड, बिकॉज जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है नाइट्रोजन एटम पर वो बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ द ग्रुप मेंबर। अब बेस होने के लिए आपको पता ही है ना कि ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास होने चाहिए, जब ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो वो डोनेट कर सकता है, जिसकी वजह से वो अच्छा बेस बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, आइडेंटिफाई द सेकेंडरी एल्कोहल फ्रॉम द फॉलोइंग सेट्स। सेकेंडरी एल्कोहल देखिए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्वाटरनरी, इन सब में डिफरेंस आई थिंक आपको पता होगा। प्राइमरी कौन सा होता है, जो एक कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। सेकेंडरी कौन सा होता है, जो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड होता है। टर्शरी जो 3 के साथ, और क्वाटरनरी जो 4 के साथ। सिंपल। तो देखिए यहाँ पर स्टूडेंट्स आप स्ट्रक्चर्स अगर इनके देखोगे तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट भी है और फोर्थ भी है। इट मीन्स ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो अब देखते हैं कैसे। अब अगर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर देखोगे तो आप देख सकते हो कि यहाँ पर OH ग्रुप लगा होगा, तो जिस कार्बन के साथ लगा है वो 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये कौन सा हो गया, सेकेंडरी कार्बन हो गया। अब नेक्स्ट अगर आप देखोगे तो यहाँ पर जो जिसके पास OH ग्रुप लगा है वो 3 कार्बन एटम के साथ अटैच्ड है, तो ये टर्शरी कार्बन एटम हो गया। और थर्ड ऑप्शन अगर देखो तो वो अल्कोहल है ही नहीं, वो तो फिनोल है। फोर्थ ऑप्शन है, अब यहाँ पर भी आप देखोगे तो यहाँ पर क्या है, COH एंड देन CH3। अब ये वाला कार्बन अगर आप देखोगे तो 1 and 2, तो ये भी 2 कार्बन के साथ अटैच्ड है, तो ये क्या हो गया हमारा सेकेंडरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, alkenes decolorize bromine water in presence of CCl4 ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना है यहाँ पर विसिनल डाइब्रोमाइड की फॉर्मेशन की वजह से ऐसा होता है। विसिनल डाइब्रोमाइड क्या होते हैं कि जहाँ पर 2 कार्बन एटम जो साथ साथ हैं उनके ऊपर जो है ब्रोमीन ग्रुप प्रेजेंट होता है। देखिए एल्कीन की रिएक्शन करी Br2 के साथ, तो Br इस वाले कार्बन पर भी लग गया और इस वाले कार्बन पे लग गया, तो ये हो गया हमारा विसिनल डाइब्रोमाइड। सो दे भी रखा है, विसिनल डाइहैलाइड इज द वन वेयर द 2 हैलाइड आयंस आर प्रेजेंट ऑन द एडजेसेंट कार्बन एटम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस हैं। देखिए असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस पे पहले तो अपना टाइम ज़्यादा लगता है, आपको पता है, तो इन क्वेश्चंस पर आप तभी आइएगा बेसिकली पहले तो आपके कंसेप्ट बिल्कुल सारे अच्छे से क्लियर हों। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है कंसेप्ट में, पहले तो कंसेप्ट क्लियर कीजिए। और अगर आप ये एम लेके चल रहे हो कि आप लोग पास हो जाओ, तो बीइंग अ टीचर आई विल से कि आप ये असर्शन और रीजन टाइप क्वेश्चंस को स्किप भी कर सकते हो, बाकी औरों पे आप ज़्यादा फोकस कर लीजिए। तो चलिए स्टूडेंट्स, असर्शन और रीजनिंग टाइप क्वेश्चन में हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ द फ्लोरीन बट ग्रेटर देन द नाइट्रोजन। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही बात कह रहा है। नेक्स्ट है आयोनाइजेशन, इसका जो रीजन दे रखा है वो दे रखा है आयोनाइजेशन एंथैल्पी ऑफ द एलिमेंट फॉलो द ऑर्डर नाइट्रोजन। ओ दिस इज रॉन्ग स्टूडेंट्स, रीजन इज रॉन्ग और ये जो स्टेटमेंट है वो भी इनकरेक्ट है, ये ऑर्डर नहीं होता। तो बेसिकली इसमें से अब कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी कि ए ट्रू है लेकिन आर जो है फॉल्स है। मीन्स असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है, वो स्टेटमेंट ही गलत है, असर्शन करेक्ट है, ठीक है। अब रीजन में इन्होंने क्या दे दिया कि जो आयोनाइजेशन एंथैल्पी होती है उनका ऑर्डर होता है नाइट्रोजन इज ग्रेटर देन ऑक्सीजन ग्रेटर देन फ्लोरीन, लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है स्टूडेंट्स वो होता है फ्लोरीन का होता है सबसे ज़्यादा, देन नाइट्रोजन एंड देन ऑक्सीजन।
तो जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो फ्लोरीन की मैक्सिमम होती है बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज, जबकि जो नाइट्रोजन है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी ज़्यादा होती है ऑक्सीजन की बजाय बिकॉज ऑफ इट्स हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये अभी अभी मैंने ऊपर वाले क्वेश्चंस में ये आपको कंसेप्ट बताया है। तो क्लियर है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन असर्शन एंड रीजनिंग का ही क्वेश्चन है। एल्काइल हैलाइड्स आर इनसॉल्युबल इन वाटर एंड एल्काइल हैलाइड्स हैव हैलोजन अटैच्ड टू sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। तो स्टूडेंट्स इसका जो है आंसर बी है। इट मीन्स इसमें जो असर्शन दे रखा है बिल्कुल करेक्ट दे रखा है। रीजन की स्टेटमेंट तो ठीक है, लेकिन इन्होंने जो रीजन दिया है वो रीजन ठीक नहीं है। स्टेटमेंट ठीक है लेकिन रीजन ठीक नहीं है। अब हम देखते हैं कैसे। एल्काइल हैलाइड इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, बिल्कुल सही है, लेकिन इसका जो रीजन होता है वो होता है बिकॉज दे आर अनेबल टू फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद वाटर और ब्रेक प्री एग्जिस्टिंग हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो स्टूडेंट्स इसका ये रीजन नहीं होता कि वो ऑर्डर होता है, बट वो ऑर्डर करेक्ट है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी आया है यहां पर। सॉरी बी आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, असर्शन दे रखा है मोलैरिटी ऑफ अ सॉल्यूशन चेंजेस विद टेम्परेचर और रीजन दे रखा है मोलैरिटी इज अ कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? सी। मतलब असर्शन ठीक है लेकिन रीजन जो है इसका फॉल्स है और वो स्टेटमेंट ही गलत है। असर्शन बिल्कुल ठीक है कि मोलैरिटी जो है टेम्परेचर के साथ साथ चेंज होती है, लेकिन मोलैरिटी जो है एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नहीं होती। मोलैरिटी एक मीन्स है जिससे हम एक्सप्रेस करते हैं कंसंट्रेशन को, ये कोई फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती। ठीक है स्टूडेंट्स, मोलैरिटी का फॉर्मूला आप सभी को पता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, असर्शन दे रखा है SO2 इज रिड्यूसिंग एजेंट वाइल TeO2 इज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और इसका रीजन गिवन है कि रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ डाइऑक्साइड डिक्रीजेस फ्रॉम SO2 टू TeO2। तो इसमें दोनों चीजें ठीक हैं, बोथ A एंड R आर ट्रू और R जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है A की। सो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर। SO2 रिड्यूसिंग होता है, TeO2 ऑक्सीडाइजिंग होता है और जो रीजन दे रखा है वो बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्वेंट और रीजन दे रखा है इसका क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट इज अ यूनिवर्सल कांस्टेंट। तो स्टूडेंट्स इसका जो करेक्ट आंसर है वो है हमारा सी, कि जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट के नेचर पे। ये बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो हमारा क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है इट वरीज विद द टाइप ऑफ सॉल्वेंट। कौन सा सॉल्वेंट हम यूज कर रहे हैं उस पर डिपेंड करती है हमारी क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट की वैल्यू। सो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट होता क्या है? इट इज ऑल्सो नोन एज मोलल फ्रीजिंग डिप्रेशन कांस्टेंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑन डिसॉल्विंग अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखिए स्टूडेंट्स हम आ गए हैं सेक्शन सी पर। अब सेक्शन सी में जो होते हैं 5 क्वेश्चंस होते हैं, मतलब 6 क्वेश्चंस टोटल दिए होते हैं एंड यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। तो यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपको बेस्ट मैच बताना है। अब आपको पता है कि जो प्रोटीन्स होते हैं वो किससे मिलकर बने होते हैं? एमिनो एसिड से। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा ए। अब थाइमीन क्या होता है? थाइमीन हमारा डीएनए के अंदर प्रेजेंट होता है, ये भी आपको पता है स्टूडेंट्स। तो कई बार अगर आपको इंसुलिन और फोस्फोडाइस्टर लिंकेज का सपोज आपको नहीं पता है तो आप ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन से आपको क्लियर हो जाता है। मतलब फर्स्ट का आंसर ए है और सेकंड का आंसर सी है, ये आप बिल्कुल श्योर हो। तो अब आप यहाँ पे देख लीजिए ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं। फर्स्ट का आंसर ए हमें मिल गया, यहाँ भी मिल गया, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में जो है सेकंड का आंसर सी है। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एनालॉजीज इज करेक्ट? नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p3 ये बिल्कुल ठीक है।
आर्गन की ये गलत दे रखी है, ये नियॉन की कॉन्फ़िगरेशन होती है स्टूडेंट्स, ये सब आपको पता होगा, बिल्कुल बेसिक चीज़ है। तो इसमें पूछा है कि इसमें से कौन सी एनालॉजीज जो है वो करेक्ट है। अब नेक्स्ट ऑप्शन दे रखा है कार्बन मैक्सिमम कंपाउंड्स बनाता है जबकि जिनोन नो कंपाउंड्स, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, जिनोन कंपाउंड्स बनाता है, ये आप लोगों ने पढ़े होंगे। नेक्स्ट है HCF2 लीनियर होता है, Cl(F3) ट्राइगुलर प्लेनर होता है, नो, Cl(F3) की अगर शेप देखोगे तो आप टी शेप होती है, सो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। नेक्स्ट है हीलियम इज मेट्रियोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में यूज होता है और आर्गन को जो हम यूज करते हैं वो मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में यूज करते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। तो बेसिकली ऐसा क्यों होता है, जो हीलियम को हम यूज करते हैं मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशन में, एज इट इज लाइटर देन एयर एंड हैज लेसर डेंसिटीज, वेयर आर्गन जो होता है इट इज यूज इन मेटलर्जिकल प्रोसेस एज इट इज यूज टू प्रोवाइड एन इनर्ट एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कंप्लीट द फॉलोइंग एनालॉजी, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। आपको पता है क्या होता है, आइसोमर, नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेजेस क्या होती हैं, इनएंशियोमर्स। तो यहां से सीधा सीधा ऑप्शन नंबर ए जो है दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, केस बेस्ड क्वेश्चन है, आपको पैसेज रीड करना है, ये पैसेज आप रीड कर लीजिएगा स्टूडेंट्स। यहाँ पर बेसिकली एक टेबल दे रखी है, ऑल्दो आपने ये टेबल लर्न भी कर रखी होगी, बट अगर क्वेश्चन में अगर वो टेबल गिवन है तो आपको जो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है स्टूडेंट्स, वो जो आपको पेपर में टेबल दी गई होगी ना उसके अकॉर्डिंग ही करना है, जो आपको याद है उसके अकॉर्डिंग नहीं करना, क्योंकि कई बार वेरिएशंस मिल जाती हैं टेबल में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन, द रेडियस ऑफ Ag पॉजिटिव आयन इज 126 पिकोमीटर, I नेगेटिव आयन इज 216 पिकोमीटर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर देखिए कोऑर्डिनेशन नंबर हम किस तरह से बता सकते हैं, आपको पता है किस तरह से निकालते हैं, रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, ये दे रखी है 126, एनायन की गिवन है 216, तो यहाँ से आ गया 0.58। अब 0.58 किस रेंज के अंदर आता है, 0.414 और 0.732 के बीच में। अगर आप टेबल देखोगे तो यहाँ पर जो है बेसिकली दो कोऑर्डिनेशन नंबर दे रखे हैं, या तो 4 हो या फिर 6 हो। अब ऑप्शन आपको देख लेने कि ऑप्शन में दोनों गिवन है या एक गिवन है, तो यहाँ पर आप देखोगे ऑप्शन नंबर 4 तो जो है वो गिवन ही नहीं है, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, a solid AB has square planar structure. If the radius of cation is 120 picometer, calculate the maximum possible value of anion. अब क्या करा, स्क्वेयर प्लेनर स्ट्रक्चर दे दिया, तो आपको यहाँ से क्या देखनी है कि स्क्वेयर प्लेनर की रेशियो जो है 0.41 और 0.732 के बीच में आ रही है। तो आप यहाँ से क्या करोगे, रेडियस ऑफ कैटायन 120 पिकोमीटर है, तो रेडियस ऑफ एनायन वो भी इस रेंज में होगी, तो आप फॉर्मूला लगाओगे रेडियस ऑफ कैटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। तो हमने 0.414 वैल्यू के हिसाब से किया, तो 120 अपॉन एक्स, एक्स मान लिया हमने रेडियस ऑफ एनायन को, तो यहाँ से क्या वैल्यू आ गई 290 पिकोमीटर्स। नेक्स्ट हमने क्या किया, नेक्स्ट हमने वैल्यू ले ली 0.732 और यहाँ से जो एक्स की वैल्यू निकाली वो कितनी आ गई, नियर अबाउट 164 पिकोमीटर्स। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 164 पिकोमीटर्स तो आंसर नहीं दे रखा, तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 290 पिकोमीटर्स। अगर दोनों दे रखे होते तो ऑब्वियसली कोई ना कोई ऐसा ऑप्शन भी मिलता जिसमें दोनों बोथ ए एंड बी, बोथ बी एंड सी लाइक दिस, इस तरह के ऑप्शंस गिवन होते। सो स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन इज, अ गुड फिट इज कंसीडर्ड टू बी द वन वेयर द कैटायन कैन टच ऑल ऑफ इट्स। यस, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट आंसर है कि गुड फिट कौन सा होता है जिसमें नियरेस्ट जो हमारे सारे कैटायंस हैं वो नियरेस्ट नेबर एनायंस को पूरी अच्छी तरह से जो है टच करते हैं। मोस्ट ऑफ इट नहीं, सम ऑफ इट भी नहीं, नन ऑफ इट भी नहीं, ऑल ऑफ इट्स नेबरिंग एनायंस। सो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ हमारा जो है ये फर्स्ट सैम्पल पेपर एडुकार्ड की बुक का कंप्लीट होता है। आई होप कि बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं आपके यहाँ से क्लियर होंगे स्टूडेंट्स। तो ये वीडियोस को आप देखते रहिए स्टूडेंट्स। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।